हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैनेजमेंट से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इससे संबंधित कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस की बात करें तो बहुत बड़ा सिलेबस है और वहाँ से कहाँ से आपकी थ्योरी के चांसेस बनते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थ्योरी लिखना चाहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो उनके लिए बेसिकली ये वीडियो तैयार किया गया है। और साथ ही साथ न्यूमेरिकल जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में जल्दबाजी के चलते आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, न्यूमेरिकल आप सही से नहीं कर पाते। तो जैसे ही लगे आपको सस्पेंस लगता है कि आपका न्यूमेरिकल सही नहीं हो पाएगा, तो आप न्यूमेरिकल छोड़ के तुरंत थ्योरी पे आ जाओ और थ्योरी आप अच्छे से डील करें, ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। आपको जिद नहीं कर लेनी है। अगर आपका आंसर नहीं आ पा रहा है, आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो आप न्यूमेरिकल ना ही करें तो ही आपके लिए बेहतर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो टोटल 6 यूनिट में डिवाइड है आपके। तो वो 6 यूनिट क्या क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट यूनिट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमने बताया कि हर एक पर्टिकुलर बुक का आपका जो पहला चैप्टर होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप के बारे में अगर बात करें, प्रबंधकीय, आपके लेखांकन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में। एक्सप्लेन इट्स नेचर, इसकी प्रकृति के बारे में व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इसके नेचर के बारे में। या दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द स्कोप एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपकी प्रबंधकीय जो लेखांकन है उसके क्षेत्र और कार्य के बारे में वर्णन कीजिए। तो क्षेत्र और कार्य भी आपको तैयार करना है। तो इसके नेचर, स्कोप, फंक्शन, तीनों अच्छे से तैयार करना है। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल क्या है, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या भूमिका है। देखिए, इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या भूमिका है, या किसी व्यवसायिक क्षेत्र की बात की, किसी व्यवसाय में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या भूमिका है। तो आपको आंसर इसी क्वेश्चन का फाइनली देना होगा। तो आप रोल भी पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ कभी कभी आपसे डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। आपके प्रबंधकीय लेखाविधि की बात करें और वित्तीय लेखाविधि की, तो दोनों के बीच में अंतर आपसे पूछ लेता है। तो दोनों के अंतर इस तैयार कर लीजिए। जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हमने बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेचर, स्कोप एंड फंक्शन। आगे बात करें सेकेंड यूनिट पे, तो सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है आपको। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साथ ही टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने प्रकार का होता है। दूसरा जो क्वेश्चन पढ़ना है आपको, देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो वित्तीय विवरण इसका हिंदी अर्थ होता है। वित्तीय विवरण से क्या आशय है, इसके प्रकार के बारे में वर्णन करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, जो भी आपकी वित्तीय विवरण तैयार की जाती हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है, या उसकी जो डिमेरिट्स हैं वो क्या हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। लिमिटेशन का मतलब होता है सीमाओं से, कि आपके वित्तीय विवरण की सीमाएं क्या हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर रखिएगा। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से मेथड फॉलो किए जाते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये भी चैप्टर आपके थ्योरी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपके 10 या 15 नंबर में मिल जाएंगे 100%। तो ये दोनों यूनिट में थ्योरी जो क्वेश्चन बता रहे हैं हम, इसको बिल्कुल तैयार रखिए आप। इसमें रेशियो एनालिसिस की बात करें तो रेशियो एनालिसिस भी आपके सेकेंड यूनिट में ही आता है। और रेशियो एनालिसिस क्या होता है, इसकी मेरिट और डीमेरिट के बारे में आपसे पूछा जाता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, कि रेशियो एनालिसिस से लाभ क्या होता है और इससे दोष क्या है। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है रेशियो एनालिसिस में, जैसे आपका एसेट्स रेशियो है, टर्नओवर रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है। तो आपकी जो स्टार्टिंग के जो पॉइंट हैं, आपकी स्टार्टिंग के जो रेशियो के मेथड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप
उनको तैयार कर लीजिएगा। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछ लेता है 2 नंबर में, या लिक्विड रेशियो आपसे पूछ लेगा 2 नंबर में। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन रेशियो से बनते हैं। तो रेशियो एनालिसिस बिल्कुल तैयार कर लिया। आगे देखिए थर्ड जो यूनिट है वो फंड फ्लो और कैश फ्लो है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल के चांसेस है मैक्सिमम कि न्यूमेरिकल आपसे पूछे हैं, थ्योरी के चांसेस नहीं है। तो न्यूमेरिकल के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, थ्योरी कभी कभी पूछ ली जाती है। आगे यूनिट नंबर 4 है आपका एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है आउटसोर्सड एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है सीमांत लागत से। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसको बिल्कुल तैयार रखिएगा। इसमें क्या पढ़ना है आपको कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, सीमांत लागत किसे कहते हैं। जैसे आपको हमने पहले बताया भी, हमने पढ़ाया भी है इस चैप्टर को कि कभी भी अगर एक इकाई अतिरिक्त उत्पादन हमें करना हो, तो जो अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में हमारी जो लागत लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत लागत बोलते हैं। ठीक है, अगर 500 का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 5000 खर्च आ रहा था हमारा, हमने 501 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो हमारा खर्च बढ़ के 5010 रुपये हो गया। तो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाई हमारी सीमांत लागत है। जो एक यूनिट एडिशनल ऐड करने पे 10 रुपये बढ़ रहा है, तो 10 रुपये क्या है, सीमांत लागत है हमारी। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो मार्जिनल कॉस्ट के एडवांटेज क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेज, उसके दोष क्या हैं। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है कि मार्जिनल कॉस्ट की मेरिट या डिमेरिट बताइए। ठीक है, गुण व दोष बताइए, तो भी आपको यह आंसर देना है। आगे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे मार्जिनल कॉस्टिंग से वो ये है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन द डिसीजन ऑफ बाई आर मेक आर बाई। देखिए हमने इस पे क्वेश्चन भी कई करवाए थे आपको कि मेक आर बाई का जो डिसीजन लेना होता है, हमें खरीदना है कि वस्तु हमें बनानी है, इसके बारे में कभी निर्णय लेना होता है, तो उसमें सीमांत लागत की क्या भूमिका है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी बिल्कुल प्रिपेयर्ड कर लिया गया। ठीक है, आगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है। समानता इसका अगर सामान्य शब्दों में क्या, टोटल कॉस्टिंग से इसका मतलब होता है कुल लागत से। ब्रेक इवन एनालिसिस, एक्सप्लेन द ब्रेक इवन एनालिसिस क्वेश्चन आ सकता है कि सम विच्छेद बिंदु की व्याख्या कीजिए। तो ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में आपको वर्णन करने के लिए आ सकता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आ जाते हैं 5th यूनिट पे। 5वां जो यूनिट है बजटरी एंड प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछने की थ्योरी में। मीनिंग ऑफ बजट या बजटरी कंट्रोल, आपसे दोनों में से किसी एक की मीनिंग आपसे पूछ लिया जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय बजट, या पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बजटरी कंट्रोल। ठीक है, साथ ही ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करने हैं कि बजट या बजटरी कंट्रोल के उद्देश्य क्या होते हैं, इनकी मेरिट और डिमेरिट, इनके गुण और दोष के बारे में तैयार करना है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट के बारे में, जैसे जीरो बेस बस्टिंग हमने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जीरो बेस बस्टिंग तैयार कर लीजिएगा। बजट क्या होता है और कितने प्रकार का होता है इसके बारे में भी। और देखिए इसमें फिक्स बजट के बारे में बताया गया, फ्लैक्सिबल बजट, तो दोनों के बीच में डिफरेंस तैयार कर लीजिए। हमने नोट भी कराया आपको, लिखाया भी पूरा अच्छे से कि फिक्स बजट और फ्लैक्सिबल बजट में दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या अंतर होता है। एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस बजट, परफॉर्मेंस बजट को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड फीचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स पढ़ लीजिएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। कॉस्ट सेंटर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लागत केंद्र और उत्तरदायित्व केंद्र दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, अब आते हैं सबसे लास्ट यूनिट में। यूनिट नंबर आपकी है 6, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। देखिए समय होता है तो हम आपको एक्सप्लेन भी करते हैं हर एक पर्टिकुलर टॉपिक की मीनिंग, तो कम से कम बताते हैं आपको। लेकिन समय बहुत ज़्यादा है नहीं हमारे पास, हम किसी तरीके से समय मैनेज करके आप लोगों तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है वो पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हमारा भी पेपर, आपको पता है कि नेट का पेपर भी 17 तारीख को होने वाला है, 17 अक्टूबर को हमारा भी पेपर है, तो हमें अपनी भी पढ़ाई करनी होती है। देखिए अब लास्ट यूनिट के बारे में अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस के बारे में, तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिल्कुल अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको पूछा जाएगा फीचर्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की विशेषता क्या होती है,
इसके लाभ और साथ ही साथ इसके उपयोग, स्टैंडर्ड कास्टिंग का उपयोग क्या है, ठीक है, एक मानक लागत जो है उसका उपयोग क्या होता है उसके बारे में। डिस्कस द मैनेजरियल यूजेस ऑफ वेरियांस एनालिसिस, ठीक है। वेरियांस जो एनालिसिस है, जो वितरण विश्लेषण है, उसका अगर हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण से देखें तो क्या उपयोग है, उसके बारे में पूछा जाता है कि वितरण विश्लेषण का प्रबंधकीय उपयोग बताइए, उसके बारे में व्याख्या। या आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। परिवर्तनशील उपरव्यय वितरण क्या होता है, इसके बारे में व्याख्या करने के लिए आ सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग बिल्कुल तैयार रखिएगा। बजटरी कंट्रोल से क्वेश्चन 100% चांस आने के। आपके साथ ही साथ जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फिक्स है क्वेश्चन आने के। और यहाँ पे तो आप जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट होता ही आपके लिए। तो हमने बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया, आपके लिए बस इतना ही, आपके थ्योरी पेपर्स के लिए, खासकर थ्योरी करने के लिए। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल के बारे में साहू सर ने आपको टिक लगाया भी होगा, बताया भी होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो थ्योरी आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा और आप आसानी से पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।